हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मेन बोर्ड एग्जाम इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है। विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक प्रकार का जो है कोवलेंट सॉलिड है दोस्तों। इसका संरचना जो है हेक्सागोनल होता है। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पे इसका सी, हेक्सागोनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका में कण के आयतन का अनुपात है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। दोस्तों, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ऑक्युपाइड वॉल्यूम का फ्रैक्शन होता है, वो होता है 68%, यानी 0.68। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 0.68। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्प घनत्व का अपेक्षित अवनयन समानुपाती होता है। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो है दोस्तों रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का। रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर सॉलिड वैसा मतलब कि वेपर प्रेशर होता है दोस्तों। अगर किसी हम वोलाटाइल लिक्विड में अगर नॉन वोलाटाइल सॉलिड मिला देते हैं तो उस वोलाटाइल लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर होता है दोस्तों, वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यही डिक्रीज वेपर प्रेशर जो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कहलाता है। तो आप इनका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इस तरह से होता है दोस्तों, P1 नोट माइनस P1 और P1 नोट इजकल टू x2। यहाँ पर P1 नोट जो है दोस्तों प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन में इसी के कारण जो है जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है यही सॉल्वेंट के कारण जो है प्योर सॉल्वेंट के कारण होता है। और P1 जो होता है दोस्तों, जब अगर हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड मिला देते हैं तो देखिए कितना जो है डिक्रीज कर जाता है उसका वेपर प्रेशर। और x2 जो है मोल फ्रैक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रभाव जो है 0.25 हो जाएगा। व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड 1 kg वाटर टू हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 0.25। तो दोस्तों, आप इसके लिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि मोल फ्रैक्शन है होता है अल्कोहल का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल यानी NC2H5OH, यहाँ पे NCH यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो जिसमें अल्कोहल का भी नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और वाटर का भी लेंगे। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे गिवन मास है 1 kg, तो इसको ग्राम में लिखेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। और मोलिकुलर वेट होता है वाटर का, मोलिकुलर मास 18, तो 1000 ग्राम में अगर 18 से भाग देंगे तो 55.5 मोल आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मोल फ्रैक्शन का भी मान यहाँ पे दे दिया है दोस्तों। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास होता है इथेनॉल का 46। अगर मान पुट करेंगे तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा सी, 638.89 ग्राम। तो 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अभिव्यक्ति सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो दोस्तों Q इजकल टू सीधा फॉर्मूला है तो IT Q, आप इसको सिंपल याद रखने के लिए बोल सकते हैं। और I इजकल टू होगा Q/T। तो यहाँ पे देखिए कौन सा रिलेशन सही है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो B जो है सही रिलेशन आएगा। I इजकल टू Q/T। I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, Q जो है चार्ज है, और T जो है टाइम है। तो 5 का जो है सही आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट कोरोशन। तो दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर ताकि इसमें जंग न लग सके। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा 6 का D, एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाना जो है ताकि जंग लगाने से बचाया जा सके। तो D जो है एल्युमिनियम इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया ए बी के लिए अर्ध जीवन काल बराबर होता है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज गिवन एज। तो दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का मान होता है 0.693/K। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, हाफ लाइफ इजकल टू 0.693/K। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक पदार्थ हो जो, यानी उत्प्रेरक कौन सा होता है दोस्तों? उत्प्रेरक कैटेलिस्ट सब्सटेंस विच, तो यानी कौन होता है? प्रतिफल के संतुलन सांद्रण को बढ़ाता है, एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है, प्रतिक्रिया मैकेनिज्म को परिवर्तित नहीं करता है, अभिकारकों के टकराने की तीव्रता बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी वैसा एनर्जी होता है दोस्तों कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अगर एग्जांपल खोल लेते हैं, अगर कोई रिएक्शन अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर होने वाला है, बिना कैटेलिस्ट के 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है, अगर उसी में अगर हम कैटेलिस्ट को मिला देंगे दोस्तों तो वो 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैटेलिस्ट से कितना जो है टेम्परेचर का मान जो है डिक्रीज कर जाता है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, तो इसीलिए हम कैटेलिस्ट का यूज करते हैं। तो 8 का जो है सही आंसर जो होगा बी, डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइड कण का व्यय इसके बीच होता है। कोलाइडल पार्टिकल का डायमीटर जो होता है दोस्तों वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कौन सा होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो है कमज़ोर आकर्षण बल होता है, एडजॉर्बेंट तथा एब्जॉर्बेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह स्वभाव से इरिवर्सिबल होता है, तापक्रम बढ़ने से कम होता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, इसका जो है सही आंसर, यानी कि इन्वॉल्व्स वीक इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट। एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच जो है दोस्तों कम आकर्षण बल रहता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और ये जो है सारा, इसके बाद जो है कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं करता है, सारा का सारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए गलत है। ये दोस्तों रिवर्सिबल होता है, यहाँ पे दिया इरिवर्सिबल होता है, नहीं ये गलत दिया है, इरिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि ये पूर्ण फिर अपने पहले अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है कि ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ये भी गलत है दोस्तों। ताप बढ़ने से जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो है केवल सही आंसर हो जाएगा ए, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक इंटरेक्शन फोर्स रहता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम द क्रायोलाइट इज एडेड। तो क्रायोलाइट को मिलाने से दोस्तों एल्युमिनियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कम हो जाता है। ठीक है, ताकि वो आसानी से लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इससे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आसानी से हो जाए। तो इस तरह से जो क्रायोलाइट्स को मिलाने से जो एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है दोस्तों, ताकि कम ताप पर वो मेल्ट कर जाए और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आसानी से हो जाए। तो 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, एल्युमिनियम के द्रव्यमान को कम करने के लिए हम क्रायोलाइट को मिलाते हैं। और 12 का जो है देखते हैं, निम्नांकित में कौन भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन साल्टपीटर। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है दोस्तों वो इंडियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि जल के कारापन का कारण है। तो दोस्तों जल का कारापन के कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो 13 यानी 13 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। कारा जल में दोस्तों आप इसके बाद ये भी याद रखिए कि जो कारा जल होता है, कठोर जल होता है, उसमें कपड़े धोना मुश्किल होता है, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं ताकि उस कठोर जल को जो है नॉर्मल कर दें,
और झाग आसानी से बन जाए, जिससे कपड़ा आसानी से साफ किया जाए। तो साबुन की अपेक्षा है दोस्तों डिटर्जेंट का यूज अच्छा होता है हार्ड वाटर के लिए, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कालापन किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमोनिया किस रूप में कार्य करता है, अमोनिया ऑक्साइड। तो दोस्तों अमोनिया जो है NH3 यानी इससे जो है 3 हाइड्रोजन लगा रहेगा और ये 2 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर में नाइट्रोजन के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये देखते हैं लुईस बेस का जो है काम करता है, क्योंकि इसके पास जो है लोन पेयर के रूप में यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है नाइट्रोजन पे है। तो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, लुईस बेस। अगला क्वेश्चन है कि जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है। दोस्तों कॉपर को अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NO गैस निकलता है। अगर यही पर अगर कंसनट्रेटेड रहता है दोस्तों, कंसनट्रेटेड यानी सांद्रण HNO3 तो NO2 गैस निकलता है उसमें, लेकिन यहाँ पे केवल डाइल्यूट दिया है डाइल्यूट HNO3 तो यहाँ पे केवल NO गैस निकलेगा। 15 का जो है सही आंसर हो जाएगा ANO। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम जो है क्वथनांक किसका होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो है सारे के सारे जो है एक ग्रुप 16 का एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिलियम। तो जो जो हम ग्रुप के नीचे आएंगे दोस्तों तो उसका जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड लेंथ जितना अधिक होगा वो बॉन्ड उतना ही कमज़ोर होगा, जिसके कारण वो कम ताप पर ही मेल्ट कर जाता है यानी बॉयल करने लगता है। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पे डी, HETE। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोस्तों वो होता है +6। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा +6। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस पर्याप्त अधिकता है। तो दोस्तों वॉल्यूम में एयर में जो है लार्ज वॉल्यूम में पाया जाता है एयर में नोबल गैस, वो होता है आर्गन। आर्गन जो है दोस्तों वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 18 का जो है सही आंसर होगा सी, ठीक है। बाय वॉल्यूम एयर में सबसे पाया जाता है कौन गैस, आर्गन नोबल गैस। तो सी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है कि किसका विटामिन 12 एक जटिल यौगिक है। विटामिन B12 इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ, तो कोबाल्ट 3 यानी CO3 का है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12। तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल साल्ट। देखिए दोस्तों K2SO4 और Al2SO4 का होल 3, ये दोनों एक साल्ट ए हो गया और एक साल्ट ए हो गया। तो यहाँ पे जो है डबल साल्ट के रूप में ये काम करता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन एंड 3 आयन। चलिए 1 ब्यूटीन और 3 आयन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। आप अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ पर अगर कार्बन का वैलेंसी पूरा करेंगे तो 2, और यहाँ से भी 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 4, और यहाँ से 1। तो देखिए दोस्तों इसमें कितना पाई बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड यहाँ में, इसमें 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, तो 2 और 1 यहाँ पर 3, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा बी, 7 सिग्मा 3 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द कंपाउंड इन व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन लो एडजेंट कार्बन आइटम इज द लार्जेस्ट इज, कि वो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन के बीच की दूरी महत्तम हो यानी कि सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए दोस्तों सिंगल बॉन्ड वाले जो कार्बन होगा उसके बीच ज़्यादा होगा, उससे कम होगा डबल, और ट्रिपल इसके कम होगा ट्रिपल, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उसमें सबसे उसके बॉन्ड लेंथ का जो है सबसे कम होगा दोस्तों, उसका बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। तो यहाँ पे इथेन है दोस्तों, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसीलिए इसका जो है इसके बीच का दूरी काफ़ी अधिक होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा इसी में सिंगल बॉन्ड वाले में। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे इथेन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन
अस्थायी कार्बोकेटायन है। तो कार्बन कैटायन टर्सरी कार्बोकेटायन है दोस्तों, ये जो है स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन में देखिए 3 अल्काइल ग्रुप रहता है, और जो है ये जो एक कार्बोकेटायन जो है डेफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप है दोस्तों इसको इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, जिसके कारण ये अपने आप को स्टेबल बनाए रखता है। तो टर्सरी कार्बोकेटायन जो है सबसे स्टेबल होता है। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी, टर्सरी कार्बोकेटायन। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण के क्रम होता है डिहाइड्रेशन, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे अधिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दोस्तों टर्सरी अल्कोहल दिखाता है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। तो डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन एस्टर बंधन है, इनमें से किस में एस्टर बंधन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एस्टर लिंकेज। तो दोस्तों टेरिलिन में जो है एस्टर लिंकेज पाया जाता है। तो यहाँ पे जो 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, टेरिलिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।